सोचिए, क्रिप्टो की दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन। लेकिन हाल ही में ये इंजन थोड़ा हिचकोले खा रहा है। हम बात कर रहे हैं इथीरियम की, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी। और आज ये एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। क्या ये एक संकट है या फिर एक जबरदस्त वापसी की तैयारी? देखिए, इसे एक नई डिजिटल इकोनॉमी की बुनियाद माना जाता है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि ये रेस में पीछे क्यों छूट रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो अरबों डॉलर का है और जिसने पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया है। आज हम इसी पहेली की एक एक परत को खोलेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन दरारों को देखना होगा जो इस विशाल ढांचे में दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं कि आखिर एक राजा के सिंहासन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हाल के मार्केट साइकिल में 65% से ज्यादा की गिरावट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों लाखों इन्वेस्टर्स के भरोसे का इम्तिहान है जिन्होंने इस पर अपना सब कुछ लगाया था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इसकी तुलना इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी बिटकॉइन से करते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। ईथ बाय बीटीसी रेशो, जो इन दोनों की ताकत को नापता है, सालों के सबसे निचले स्तर पर है। आमतौर पर क्या होता है, मार्केट के इस पड़ाव पर इथीरियम बिटकॉइन को पीछे छोड़ देता है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस गिरावट के पीछे आखिर है क्या? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। अंदर से गवर्नेंस के मसले, धीमी स्पीड और आसमान छूती गैस फीस यूजर्स को परेशान कर रही है, और बाहर से सोलाना जैसे तेज और सस्ते कॉम्पिटिटर्स इसका मार्केट शेयर खा रहे हैं, जबकि बड़े आर्थिक दबाव तो पूरे सिस्टम पर बोझ डाल ही रहे हैं। वायरेक्स के कार्लोस बुहास इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, इथीरियम की समस्याएं बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी हैं। गवर्नेंस की नाकामी, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल ना होना, ये वो दीमक हैं जो इसकी नींव को कमजोर कर रही हैं। ये डेविड और गोलियत की एक क्लासिक कहानी है, लेकिन इस बार डेविड बहुत तेज और बहुत सस्ता है। एक तरफ है स्थापित राजा इथीरियम, जिसकी फीस बहुत ज्यादा है और स्पीड कम, और दूसरी तरफ है सोलाना जैसे नए दावेदार जो बिजली के रफ्तार से ट्रांजैक्शन और ना के बराबर लागत की पेशकश कर रहे हैं। यूजर्स के लिए चुनाव तेजी से साफ होता जा रहा है। लेकिन ठीक जब ऐसा लगता है कि राजा गिरने ही वाला है, तभी मैकेनिक इंजन को ठीक करने के लिए आ जाते हैं। इथीरियम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े अपग्रेड से गुजर रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपग्रेड में गोता लगाएं, एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं, गैस फीस। इसे ऐसे समझिए जैसे ये इथेरियम के हाईवे पर लगने वाला टोल टैक्स है। हर बार जब कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो गैस चुकानी पड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि हाल ही में ये टोल बहुत बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और यहीं पर एंट्री होती है प्रोटोडैंक शार्डिंग की। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल सीधा है, उन महंगे टोल को ख़त्म करना। ये डेनकन नाम के एक बड़े अपग्रेड का हिस्सा है और ये इथीरियम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस अपग्रेड का असर जमीन आसमान जैसा है। जरा डेनकन से पहले की दुनिया सोचिए। लेयर 2 ऐप्स पर हर ट्रांजैक्शन धीमा और महंगा था, जैसे किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए हों। और अपग्रेड के बाद वो ट्रैफिक जैम एकदम साफ हो गया है, फीस जबरदस्त रूप से कम हो गई है, जिससे एक्सपीरियंस तेज, सस्ता और कुल मिलाकर यूजर्स के लिए बहुत बेहतर हो गया है। और सुनिए, ये कोई एक बार का फिक्स नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इथीरियम एक लंबे सफर पर है। 2022 के द मर्ज से, जिसने इसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाया, 2025 के लिए प्लान किए गए भविष्य के अपग्रेड्स तक एक बिल्कुल साफ रोड मैप है। इथीरियम को तेज, सस्ता और बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए तैयार करना। लेकिन इथेरियम की वापसी की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था और जो सब कुछ बदल सकता है, वॉल स्ट्रीट। आइए देखते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया इस डिजिटल एसेट पर बड़ा दांव लगा रही है। $9 बिलियन। जरा इस नंबर को सोचिए, ये एक चौंका देने वाला अमाउंट है। इतना पैसा अमेरिका के स्पॉट इथेरियम ETFs में पहले ही आ चुका है, जो कुल सप्लाई का लगभग 3% है। इसका मतलब साफ है, अब खेल में सिर्फ छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, ये तो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक तरह से सुनामी है।
तो ये बड़े खिलाड़ी इसमें क्यों कूद रहे हैं? जवाब एक शब्द में है, यील्ड। जैसा कि फिनोइंग्स बताते हैं, बिटकॉइन के उलट इथीरियम पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। स्टेकिंग के जरिए रिटर्न कमाने की यह क्षमता ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जो इसे सिर्फ एक सट्टा नहीं बल्कि एक प्रोडक्टिव एसेट के रूप में देखते हैं। इथेरियम के रोल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एंड्रॉयड ओएस वाली मिसाल। अगर क्रिप्टो की दुनिया एक स्मार्टफोन है तो बिटकॉइन शायद पहला ऐप था, जैसे फ़ोन कॉल। लेकिन इथीरियम तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर हज़ारों दूसरे ऐप्स और टोकन बनाए जाते हैं। ये इसकी असली बुनियादी भूमिका को दिखाता है। तो हमने अब तक समस्याओं को देखा, तकनीकी समाधानों को समझा और वॉल स्ट्रीट की बढ़ती दिलचस्पी पर भी नज़र डाली। इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखकर 2025 में इथीरियम का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए आखिरी फैसले पर विचार करते हैं। इसे सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अगर बिटकॉइन डिजिटल सोना है, यानी वैल्यू स्टोर करने की एक चीज, तो इथीरियम पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी है। ये सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक पूरा इकोसिस्टम है। और यही चीज इसके पोटेंशियल को कई ज्यादा बड़ा बना देती है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो इस पोटेंशियल पर बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। फंड स्ट्रैट के टॉम ली जैसे लोग अविश्वसनीय रूप से बुलिश हैं, जो $9,000 का शॉर्ट टर्म टारगेट और $15,000 से $20,000 तक का लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहे हैं। ये दिखाता है कि अगर ये वापसी की कहानी सच होती है तो फायदा कितना बड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ टॉम ली की बात नहीं है, कई एनालिस्ट्स के बीच एक आम सहमति बनती दिख रही है। ये टेबल दिखाती है कि कई लोग लंबी अवधि में अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ भविष्यवाणियां तो 2030 तक $20,000 तक पहुंच रही हैं। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक उभरती हुई कहानी है। आखिर में इथीरियम का भविष्य दो जरूरी बातों पर टिका है। पहला, क्या ये तकनीकी अपग्रेड वाकई यूजर्स को वापस लाएंगे और नेटवर्क की एक्टिविटी को फिर से जगाएंगे? और दूसरा, क्या वॉल स्ट्रीट से पैसा आना जारी रहेगा? इन दोनों ताकतों के बीच का संतुलन ही ये तय करेगा कि इथीरियम यहां से उड़ान भरता है या फिर गिर जाता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या इथीरियम सच में नई डिजिटल इकोनॉमी का इंजन बन रहा है, या ये एक शानदार आइडिया है जो अपनी ही मुश्किलों के बोझ तले दब जाएगा? क्या ये एक डिजिटल अवशेष बनने की राह पर है? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे देखना बेहद दिलचस्प होगा।